सो हाय ऑल, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू संज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ ये वीडियो अपलोड करने के लिए। आई नो 2 दिन बाद आप सबके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, सो वी विल ट्राई टू कीप इट अ शॉर्ट वीडियो विद ऑल द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। सो आज हम इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज हम बहुत ज़्यादा स्टिक होने वाले हैं अपने टॉपिक पे एंड वी विल सी दैट इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मेकिंग 2 पार्ट्स ऑफ इट, क्योंकि आप सबको पता है चैप्टर बहुत लंबा है। सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 1। एंड जब हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की, तो इट सिंपली is the chapter that is how do organisms reproduce। and अगर ये सवाल है कि how, we should at least know that what exactly is reproduction, right? so जब हम reproduction की बात कर रहे हैं तो ये एक वो प्रोसेस है जिससे कि जो भी organisms हैं वो न्यू कॉपीज बना रही हैं। सो न्यू कॉपीज को हम यंग वंस कहते हैं, प्रोजेनीज कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, यू कैन कॉल इट विद एनी ऑफ द नेम्स। सो इट इज सिंपली अ प्रोसेस बाय विच द organisms are creating the offsprings of their own kind। what do we mean by this of their own kind? it simply means that इंसान का बच्चा इंसान होगा, डॉग का बच्चा डॉग होगा, कैट का बच्चा कैट होगा, राइट? सो इसीलिए जब हम रिप्रोडक्शन डिफाइन करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये लाइन मेंशन करें ऑफ देयर ओन काइंड और विच इज सिमिलर टू देम, right? so out of these two options you can go with any of the two and then it will be fine। so अगर सवाल आता है how do organisms reproduce, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। so साथ में ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों होती है, क्यों और क्या है और इसका क्या नीड है। सो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटे से रोज प्लांट का, राइट? हम सबको पता है कि हमारे पास रोज प्लांट होते हैं। प्लीज पार्डन मी फॉर द डायग्राम दैट आई एम ड्रॉइंग, इट मे नॉट लुक लाइक द रोज प्लांट एट ऑल, बट आप समझ जाइए कि क्या है। सो येस, इट इज अ रोज प्लांट एंड मैंने कह दिया कि आज से सदियों पहले हमारे पास एक रोज प्लांट आया जो कि बहुत छोटा सा बेबी प्लांट था, राइट? इनिशियली इट वॉज अ बेबी प्लांट एंड थोड़े थोड़े दिनों में ये बड़ा हुआ, it became an adult plant and finally after it grew old, अपने old होने के बाद it simply died। यही तो प्रोसीजर है ना लाइफ का। सो वो डाई कर जाएगा। तो इसने अपनी लाइफ टाइम में क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट था, ठीक है? तो इसने अपनी लाइफ टाइम में कोई भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करी, इसने कोई भी न्यू कॉपी फॉर्म नहीं करी। सो वी कैन सिंपली राइट दैट नो न्यू कॉपीज वर फॉर्म्ड। सो जब न्यू कॉपीज ही नहीं बनी और ये मर जाएगा, तो डू यू थिंक दैट आज हमें कोई भी रोज प्लांट देखने को मिलता? नॉट ओनली रोज प्लांट, कोई भी प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता? द आंसर इज अ स्ट्रेट नो। सो अगर हम ये चीजें देख पा रहे हैं और ये चीजें पॉसिबल है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। एंड हम लिख सकते हैं इसको दैट रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। और जब कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज है और इसी रिप्रोडक्शन की वजह से आज हमारे पास एक नहीं लाखों गुलाब के पौधे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पौधे हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड लास्टली देयर इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट हेल्प्स टू ब्रिंग द वेरिएशन एंड वी विल सी दैट व्हाट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज। सो जब हम टाइप की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि क्यों टाइप्स होने चाहिए। सो सिंपल सी बात है, हमें पता है हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। वी हैव गॉट ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेल्युलर, वी हैव गॉट ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेल्युलर, राइट? सो इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में भी वी हैव फर्दर मोर क्लासिफिकेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू से दैट ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सेम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे? सो ये तो सेम नहीं करेंगे, राइट? और इन सबकी नीड्स को केटर करने के लिए वी नीड टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वी बेसिकली क्लासीफाई रिप्रोडक्शन इन 2 टाइप्स। one is the asexual reproduction, other one is the sexual reproduction। so asexual sexual ये क्या है? so ये reproduction के types हैं और हम देखेंगे कि क्या और कितने parents इनमें involved हैं and what actually is happening। so एक wide concept लेके चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग open रखिएगा ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ें हो रही हैं और how each one of the points is interrelated। so starting with the asexual reproduction first, अगर हम इसमें देखें तो it is written that only one parent is involved। so ठीक है जी, इतना हमें बस पता रखना है कि एक पेरेंट इन्वॉल्व है, बाकी के पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है जी। तो अगर वो गमीट फॉर्म कर भी रहा है तो क्या उस गमीट का कोई यूज होने वाला है? नहीं जी। क्या होगा? गमीट फ्यूजन ही नहीं होनी, क्योंकि दूसरा पेरेंट तो है ही नहीं। तो यस,
इस केस में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वो गैमीट फॉर्मेशन करके क्या ही करेगा? सो देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, एंड क्योंकि कोई गैमीट फॉर्म नहीं हो रहा तो फ्यूजन कहाँ से होगी, और अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो वेरिएशन कहाँ से आएगी? तो इस केस में वेरिएशन भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो जी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? सो मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, राइट? सो यहाँ पे बोल देंगे मैम आइडेंटिकल, तो लिख दे कि क्या आइडेंटिकल है, इट इज द ऑफस्प्रिंग, ठीक है? सो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑफस्प्रिंग वर्ड क्यों यूज करते हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड दैट फ्रॉम वेयर दिस ऑफस्प्रिंग वर्ड केम। सो यस, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, एंड इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग इन अ मिनट और सो। बिफोर दैट लेट्स क्विकली गो थ्रू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट। सो जब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस होने वाला है, जो जो कमियां वहां रह गई थी ये वहां पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितने पेरेंट्स होते हैं? यहाँ 2 पेरेंट्स होते हैं, और क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं तो इसमें गैमीट्स का रोल आ सकता है। सो देयर आर 2 पेरेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड 2 पेरेंट्स हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन भी करवा ही लेते हैं। जब गैमीट फॉर्म हो गया तो अगर वो फॉर्म हुए तो उनका कुछ तो रोल होगा। सो येस, दे हैव अ रोल टू अंडरगो फ्यूजन, एंड जब उनकी फ्यूजन होती है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसकी वजह से ही आज हम इस दुनिया में हैं। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनता है जो कि डेवलप होके बेबी बनाता है, राइट? वो पूरी प्रोसेस हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, एंड वी विल सी कि कब क्या होता है। बिफोर दैट लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस। सो क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई, गैमीट्स फॉर्म हुए थे, उनके अंदर जो वेरिएशंस है, उनके अंदर जो डिफरेंस है, दैट ब्रिंग्स द वेरिएशन इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो आप बोलोगे कि मैम वेरिएशन कर रहे हो, वेरिएशन होता क्या है? सो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए अपने घर का। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, है ना? सो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में भी ना हम सबकी गर्मी टॉलरेट करने की जो पावर है वो डिफरेंट है। मैं कहना चाह रही हूँ कि लेट्स से आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है? सो इन चारों को ना बराबर गर्मी नहीं लगती। देर आर चांसेस कि वन ऑफ योर फैमिली मेंबर इज सेइंग कि भाई बहुत गर्मी है, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, कहीं घूमने चल लो पहाड़ों में, मुझसे नहीं होती गर्मी बर्दाश्त। वहीं कोई एक होगा जो बोलेगा यार इतनी गर्मी तो नहीं है, क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, नहीं है इतनी गर्मी, इट इज टॉलरेबल। सो ये जो डिफरेंस आया इन दोनों की गर्मी को टॉलरेट करने की बात पे, नॉट ओनली गर्मी, सर्दी या फिर कोई भी वेदर फिनोमिनन या फिर कोई भी चीज जो टॉलरेट करने में डिफरेंस आता है 2-3 लोगों में, दिस इज समथिंग दैट लीड अस टू द टर्म दैट इज वेरिएशन। हाउ वी आर वेरिंग फ्रॉम ईच अदर, हम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है व्हेन इट कम्स टू द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है जी, सर्वाइवल में कैसे मदद कर रहा है, आप ये भी सवाल पूछ सकते हो। सो लेट मी टेल यू, जब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन की, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, ठीक है? मान लो कि एक दिन तो भाई इतनी गर्मी है अभी कि बर्दाश्त नहीं हो रही किसी किसी से, और किसी किसी से बर्दाश्त हो रही है, और अचानक से गर्मी और बढ़ जाए, तो जिससे ऑलरेडी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, डू यू थिंक दैट द पर्सन विल बी एबल टू सर्वाइव? So the answer will be no. We don't want that to happen, but yes, the one who is already not able to tolerate the temperature up to 40 degrees Celsius or 45 degrees Celsius, so do you think that he or she will be able to tolerate the heat up to 60 degree? The answer is a straight no. वहीं पे जो कि 45 डिग्री पे भी कह रहा है भाई इतनी गर्मी नहीं है, मुझे तो ऐसे ही आनंद आ रहा है, सो उसके लिए अगर 60 डिग्री का टेम्परेचर आएगा तब जाके शायद वो कहे कि हाँ अब गर्मी हो गई है। तो ये जो डिफरेंस आया, एक से कतई बर्दाश्त नहीं हुई एंड ही मे नॉट सर्वाइव बट द अदर वन इज एबल टू सर्वाइव, और इस सर्वाइवल की वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी, वहीं जिससे नहीं हुआ उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज जनरली बीन सीन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये शो नहीं होती। सो आई होप दैट इट इज ऑल क्लियर दैट व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएशन, एंड वेरिएशन जो हमें देखने को मिलती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग। हमारी बॉडी में डीएनए कॉपिंग होती है, एंड वी नो दैट ये जो प्रोसेस है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एंड दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% रिलायबल नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है, और क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, इस
वजह से ही वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. So this was about the types of reproduction, and if we are talking about the types, we should consider that we have got n number of organisms existing on the earth, right? So अगर वो exist कर रहे हैं तो क्या उनके लिए ये दो types enough होंगे? The answer is again a no. So what should we do? We will have to go for more classification. Right? So how we are doing it? We have classified the mode of reproduction, that is asexual reproduction, into furthermore types, starting with the fragmentation, budding, regeneration, spore formation, fission and vegetative propagation. So ये कुछ types हैं asexual reproduction को जिनको हम डिटेल में देखने वाले हैं. So start कहाँ से करें? Let's say हम fission से start करेंगे, ठीक है? सबसे सिंपल, सबसे छोटू सा नेम है. सो लेट्स स्टिक टू दिस. सो जब हम फिजन की बात कर रहे हैं, आपको फिजन का मतलब पता होना चाहिए कि फिजन का डिक्शनरी में क्या मीनिंग है. अगर आपको ये पता लग गया ना तो मे बी आपको आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो फिजन सिंपली मीन्स टू डिवाइड. सो इसमें डिवाइड कौन होगा? तो जी हमारा जो पेरेंट सेल है, दैट इज समथिंग दैट इज अंडर गोइंग द डिविजन. सो जब ये डिवाइड होगा तो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है जी. पेरेंट सेल जनरली डिवाइड टू फॉर्म द डॉटर सेल्स. तो हम इन्हें डॉटर सेल्स कह रहे हैं. किन्हें कह रहे हैं? जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. और कितने डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस बेसिस पे अगेन वी हैव गॉट द क्लासिफिकेशन सच एज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. सो इफ वी लुक फॉर द बाइनरी फिजन, देयर इज द वर्ड बाय विच सिंपली मीन्स टू, दैट indicates us that इस केस में जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे इट विल बी 2 in number. सो हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे that 2 daughter cells are formed in this case. सो जी ये कैसे फॉर्म हो रहा है? तो इस केस में जो हमारा पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा. सो कैसे डिवाइड होगा? पहले तो इसका जो साइज होगा इट विल ग्रो, राइट? द साइज ऑफ द पेरेंट सेल ग्रो, एंड जब साइज ग्रो हो गया तो जो न्यूक्लियस होता है इट स्टार्ट्स टू डिवाइड. लाइक यू कैन सी इन द सेकेंड केस, द न्यूक्लियस हैज स्टार्टेड टू divide, and once the nucleus is fully divided, the cytoplasm that is there, the fluid part of the cell, it also starts to divide, and finally हमें daughter cells देखने को मिलते हैं. Many places you will be able to see that the stage of nuclear division is written as karyokinesis. So karyokinesis simply means nuclear division, and cytoplasm division is also called as cytokinesis, right? So this was something that I felt to tell you. So yeah, I've told you. So अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं तो काफ़ी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये एग्जाम्पल कौन सा है. So yes, the very important example for this case is अमीबा. अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने पूरे ही 10th क्लास में ये पढ़ने वाले हैं. नॉट ओनली इन 10th, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा. सो दिस वॉज अमीबा. अपार्ट फ्रॉम अमीबा देर इज दिस लीशमैनिया दैट ऑल्सो अंडरगोज बाइनरी फिजन. सो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. अगर हम अमीबा को देखें तो अमीबा की खुद की बॉडी का कोई शेप फिक्स नहीं है, ठीक है जी. जब बॉडी का शेप ही फिक्स नहीं है तो प्लेन ऑफ डिवीजन कैसे फिक्स होगा? सो इट इज नॉट फिक्स. दैट इज व्हाई द काइंड ऑफ बाइनरी फिजन दैट इट इज अंडरगोइंग, इट इज कॉल्ड एज irregular binary fission. I am writing BF as the binary fission. And when we're talking about leishmania, leishmania looks somewhat like this. Again, please pardon me for the diagram. सो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका बॉडी जो है वो फिक्स्ड शेप में है. ऑब्वियसली ये किसी भी प्लेन से डिवीजन नहीं कर सकता. इसको डिवीजन इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि जब मैं डिवाइड हूँ मेरे दोनों ही बच्चे जो फॉर्म हो उनको बराबर चीज़ें मिले. सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन से डिवीजन करता है. एंड क्योंकि इसका प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स्ड है, वी से दैट लीशमैनिया इज अंडरगोइंग रेगुलर बाइनरी fission. So that's it about the binary fission. Now let's explore about multiple fission. नाम से ही समझ आ रहा है कि multiple copies form होने वाली है, and मैंने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है कुछ cells. सो आप बोलोगे आपने मल्टीपल कॉपीज तो बना दी, अब पहले ये तो बताओ कि ये फॉर्म कैसे हो रही है. वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दैट. सो क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी. उसका नाम है, एग्जाम्पल ही लिख देती हूँ पहले, दैट इज प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम भैया जो है ना ये मलेरिया कॉज करते हैं.
हम सबको पता है मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम क्या करता है, व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, मतलब भाई मेरे मतलब का कंडीशन नहीं है, अगर मैं रिप्रोडक्शन करूंगा तो देयर आर चांसेस मेरे सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी मेरे डॉटर सेल्स हैं वो मर जाए, तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा। रिप्रोडक्शन का तो पर्पस ही यही है कि मैं अपनी ज्यादा कॉपीज बना सकूं, सो दे डोंट वांट देयर ऑफस्प्रिंग्स टू डाई। So what to be done in this case? So what happens is this plasmodium forms a protective covering around it that is called as cyst, and cyst के बाद क्या होता है, इसके अंदर का जो main nucleus होता है it starts to divide, and once the nucleus is divided into many small nucleus, it starts to form the cytoplasm around it, and then cytoplasm भी divide होके छोटे छोटे new cells बना देगा। so भाई इतने सारे सेल है एक जगह जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो ये अलग कब होंगे, ठीक है, तो ये अलग होंगे जब आ जाएगा हमारा फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ये जो इसके अराउंड सिस्ट होता है इट जनरली ब्रेक्स, राइट। सो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, एंड ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं दे विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन देयर own and they will flourish their own life. So as you can see that from the single cell we are able to get multiple or many daughter cells. This division is called as multiple fission, right? So I hope that यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई श्योरली वॉच दैट एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको उसी दिन सारी के सारे रिप्लाईज दे दूंगी, सो दैट आपका एग्जाम से पहले आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज दैट ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी डिविजन से, क्योंकि ये होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई हम भी तो मल्टी सेल्युलर हैं, देन व्हाई नॉट इट इज हैपनिंग इन अस? इट इज बिकॉज हमारे पास मल्टीपल सेल्स होने के साथ साथ ऑर्गन्स भी हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे डिजाइंड है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन पे मल्टीपल सेल्स तो है पर उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। उनके सेल्स ने बोला भाई मैंने तुमको मल्टीपल सेल्स दे दिया, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऑर्गन्स बनाऊँ। जब ऑर्गन्स ही नहीं है, ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, तो वो कैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर्म करेगा, कैसे उसको फॉलो करेगा? तो वो इसीलिए जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस केस में भी जो हमारा पेरेंट सेल होता है, ठीक है, पेरेंट सेल क्या करेगा, वो भी डिवाइड होता है। बट इस केस में क्या होता है कि डिवाइड होने के बाद इट फॉर्म स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो जो ये स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स है, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू फॉर्म स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल्स। ये जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं दे ग्रो इनटू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स दैट सर्वाइव ऑन देयर ओन। सो बोलोगे कि यार इतना बता दिया, एग्जाम्पल तो बताओ। सो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है स्पाइरोगायरा, एंड आई कैन ड्रॉ स्पाइरोगायरा। प्लीज 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 डोंट जज माई डायग्राम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ड्रॉ करने पे। सो या वी हैव गॉट स्पाइरोगायरा जो कि थोड़ा बहुत ऐसा सा दिखता है, ठीक है जी, नहीं भी दिखता होगा तो आप देख सकते हैं। एंड ये मिलता है वाटर में। सो ऐसा कुछ हमारा स्पाइरोगायरा है, ये स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा और हर एक स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट जो है ये कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो होता है। सो दैट इज अबाउट द फ्रैगमेंटेशन। नाउ क्विकली मूव अहेड विद द नेक्स्ट टाइप, दैट इज रीजनरेशन। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द रीजनरेशन, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? अगेन रीजनरेशन में क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज प्लनेरिया। लेट मी ड्रॉ प्लनेरिया हियर, ठीक है। सो प्लनेरिया की ना एक बहुत अच्छी खास बात है कि तुम इसकी बॉडी को ना कितने भी हिस्सों में काट दो, हर एक बॉडी एक न्यू, नॉट द बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट एक न्यू बॉडी ग्रो कर सकती है, विच मीन्स दैट तुमने इसकी बॉडी को काट दिया सर, बीच का पार्ट और टेल वाले पोर्शन में, एंड इसकी इतनी ज़्यादा पावर है कि फ्रॉम द हेड इटसेल्फ इट कैन ग्रो द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट बैक। आई मीन टू से दैट जो इसका पूरा का पूरा बॉडी था वो एक सिंगल पार्ट से ग्रो हो रहा है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ समथिंग दैट वी फील दैट ओके फाइन यार, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है,
है ना। एंड लास्टली हमारे पास पूरा का पूरा जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो जाएगा। बट ना यहाँ पे एक बात आती है कि डू यू थिंक कोई भी ऑर्गेनिज्म इस चीज का वेट करेगा कि कोई आए मुझे काटे फिर जाके मैं अपनी न्यू ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म करूं? नहीं, कभी भी नहीं। सो इसीलिए जो रीजनरेशन है हम इसको सिंपली कहते हैं दैट इट इज एन एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट? इट इज एन एबिलिटी ऑफ द organisms to regrow their lost body parts, ठीक है, lost body parts and then to complete its बॉडी। सो इस केस में क्या होता है, देखो जैसे प्लनेरिया की एक बॉडी के 3 हिस्से हुए तो उन तीनों हिस्से से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो तभी हम कह रहे हैं कि न्यू ऑर्गेनिजम्स तो मिल रहे हैं। इसको इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं। बट वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रीजनरेशन इज इट इज नॉट अ ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म इस चीज का वेट नहीं करेगा कि कोई आए मुझे काटे तब जाके मैं रिप्रोड्यूस करूंगा। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रिलायबल। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स, राइट? यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है इट इज प्लेनेरिया। अपार्ट फ्रॉम प्लेनेरिया वी हैव गॉट लिवर फ्लूक, वी हैव गॉट स्टार फिश, वी हैव गॉट लिजर्ड, जो छिपकलियां होती है ना हमारे घर की दीवार पे ऐसी चलती फिरती रहती हैं, उनके पास एबिलिटी होती है अपनी पूंछ, अपने हाथ पैर एंड अपना जॉ एंड इनफैक्ट अपनी आईज वापस से रीजनरेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी हैव गॉट हाइड्रा एज वेल एंड आई एम पुटिंग एक्सेट्रा बिकॉज देर आर नॉट मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन गो फॉर रीजनरेशन. So that is about regeneration. Let's move ahead with the next type, that is budding. So जब हम budding की बात कर रहे हैं ना, budding बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वही ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है जिसके पास पावर है रीजनरेट करने की भी। तो देख लो जी, हाइड्रा ऑब्वियसली कटने का इंतजार तो नहीं करेगा, लेकिन उसको तो चाहिए ना कि मेरी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हो, तो वो बडिंग करता है। बडिंग में क्या होता है कि वी हैव गॉट हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा लुक समवॉट लाइक दिस, इसके टेंटेकल्स होते हैं ऊपर, है ना। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि इसकी बॉडी से ना एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है। दिस आउटग्रोथ कैन बी कॉल्ड एज आउटग्रोथ इटसेल्फ और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बड। और ये बड क्या होता है, कुछ टाइम बाद इट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड मेच्योर, एंड वंस इट इज फुल्ली मेच्योर, जैसे हम भी बड़े हो जाते हैं तो हम घर वालों को कहते हैं ना, हम आपसे परमिशन क्यों ले, हमें जाने दो, right? So that is something happening here as well. The bud that was there on the parent body, once it is mature, it asks it to please let me go out, which means it gets detached from the parent body. It detaches from parent body and then flourishes on its own, ठीक है, as a new individual. So this is happening in case of hydra, and budding के केस में क्या हो रहा है, एक small bud के through, एक small outgrowth के through we are able to get a proper individual. Not only hydra is going to undergo this, there is one more organism called as yeast that is following budding. So this was about budding, and it's time for us to move ahead with one of the commonly observed thing, that is spore formation. बोलोगे कि भाई हमने कहाँ देख लिया स्पोर फॉर्मेशन, मैंने तो अपने आसपास जिंदगी में नहीं देखा ये, तो मैं बताती हूँ कि कहाँ देखा है। तो जब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम सबने ब्रेड देखा है ना, ब्रेड देखा है, खाया है, बहुत लोगों को पसंद भी होगा, इवन मुझे भी पसंद है। तो एक चीज सुनी होगी कि बेटा ब्रेड को ना बहुत दिनों तक मॉइस्चर में मत छोड़ो, उसके ऊपर लग जाएगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड मतलब ऐसे काला काला सा नहीं हो जाता ब्रेड, नॉट ओनली ब्रेड, बहुत जगह पे लग जाता है, हम कहते हैं कि फंगस ग्रो हो गया। तो ये जो ब्रेड मोल्ड वी आर एबल टू सी, ये पता है क्या है, इसको जूम इन करोगे ना, ये पूरा का पूरा चलता फिरता एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है राइजोपस। Very important name. Rhizopus is the name of the organism that is the cause for that bread mold. तो मैम इसकी क्या खासियत है, इसकी जो बॉडी होती है, इसको जूम इन करोगे ना, यू विल बी एबल टू सी पूरा नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से डंडे होंगे और उसके ऊपर ऐसे बल्ब जैसा होगा। तो इसमें क्या है, अब ये जो नीचे का बेस है इट इज कॉल्ड एज हाइफे,
ठीक है, और ये जो बल्ब जैसा दिख रहा है आपको, इट इज स्पोरेंजिया। एंड इस स्पोरेंजिया ने इसके अंदर बहुत छोटे 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 स्पोर्स कैरी किए हुए हैं, और ये जो स्पोर्स हैं, जब इनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है, मतलब कि इनको मॉइस्चर वाला सरफेस मिलता है, सरफेस को हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, व्हेन इट इज एबल टू गेट अ प्रॉपर कंडीशन एंड द सबस्ट्रेट, इट स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस। ये जो स्पोर है ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा और वहां पे पूरी की पूरी अपनी कॉलोनी बना देगा, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे राइजोपस आ जाएंगे और हमारे सारे के सारे ब्रेड जो हैं वो खराब हो जाएंगे। सो काइंडली अवॉइड कीपिंग योर ब्रेड इन द मॉइस्चर लोडेड प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन, एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज rhizopus. And these are the parts that you need to know that what all are important here. So this was the 5 major things that comes under the asexual reproduction. And हमारे पास एक अब ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कॉमन भाषा में प्लांट कहते हैं, पौधे, जो कुछ बोलते तो नहीं है, खड़े रहते हैं पर करते बड़ा सारा काम है। वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो करते हैं, एंड उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम पहले देखें कि व्हाट ऑल आर द प्लांट पार्ट्स, ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लांट्स आई शुड राइट प्लांट, राइट? सो यस, सो हमें पता है कि वी हैव गॉट लॉट मेनी प्लांट पार्ट्स सच एज द रूट, सबको पता है जड़ें होती है पौधे में, then we have stem, हाँ जी, branches भी होती हैं, and lastly we have got leaf as well। और plants में हमें किसी किसी पे fruit देखने को मिलता है, तो किसी किसी में हमें flower देखने को मिलता है। तो जहाँ पे fruit है वहाँ flower एक दिन ज़रूर आया होगा। So इसमें क्या खास बात है, ये तो हम सबको पता है। इसमें खास बात ये है कि ये जो root, stem and leaf हैं, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि गैमीट फॉर्म हो सके या जिसके अंदर गैमीट फॉर्म हो सके। वहीं पे जो फ्रूट एंड हमारे पास फ्लावर हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द गैमीट। दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स द प्लांट टू अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट ही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो अब बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेजिटेटिव पार्ट का ही काम आने वाला है। तो इन पार्ट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सके। द रूट, एज इन केस ऑफ कैरेट, गाजर पता है ना, गाजर जो है वो बेसिकली टैप रूट होता है, और इसमें एबिलिटी है, अगर आप छोटा सा ऊपर वाला पोर्शन ले लो ना कैरेट का, उसको मिट्टी में लगा दो, पूरा का पूरा गाजर आ जाएगा, ठीक है? कुछ आपको सीड्स की जरूरत नहीं पड़ी इस केस में। तो इसीलिए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ गैमीट की नीड नहीं पड़ी। देन वी हैव गॉट द स्टेम, आलू, पोटैटो, राइट, जिंजर, अदरक, ये चीजें जो है ना, इनको आप डायरेक्टली मिट्टी में डाल दो। पोटैटो में अगर छोटे छोटे आईज है ना, बर्ड्स जिसे हम कहते हैं, अगर आपने उनको मिट्टी में डाल दिया तो पूरा पूरा पोटैटो प्लांट आ जाएगा। और वैसे ही लीफ, फॉर लीफ वी हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को हिंदी में पत्थर चट कहते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ब्रायोफाइलम की पिक डाल दूंगी, सो दैट आप देख सकोगे ब्रायोफाइलम एक्चुअल में क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हमें गैमीट्स नहीं चाहिए। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग वाया द वेजिटेटिव पार्ट्स दैट वी हैव। और इसके लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, सच एज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, एंड वन मोर थिंग दैट इज टिश्यू कल्चर। सो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हमारे पास ना छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, और उनमें होते हैं छोटे छोटे सेल्स। हमें पता है सेल्स कंबाइन टू फॉर्म द टिश्यूज, एंड दिस टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड द होल ऑर्गेनिज्म। हमें रुकना है टिश्यूज के पास, क्योंकि हम यही टिश्यू जो है इसे प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है जी। अब इन टिश्यूज को हमने ले लिया, अब क्या करें, इसको करेंगे स्टरलाइज। स्टरलाइज का मतलब होता है टू किल ऑल द जर्म्स दैट आर देयर। हमें नहीं चाहिए कि हमारे पौधे में कोई भी डिजीज हो, सो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टरलाइज द टिश्यूज। आफ्टर स्टरलाइजिंग अब इनको हम थोड़ा सा खाना पीना देंगे, ठीक है। वी शिफ्टेड टू द न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया में ना all the important things are there कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, such as hormones, the food materials, the water, everything that is going to help it to grow. So nutrient media की वजह से ये थोड़ा सा फलने फूलने लग जाता है, and there comes a stage that is called as callus. और callus क्या होता है, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ with the different color. This is a mass of undifferentiated cells, ठीक है, mass of. सो अब बोलोगे कि अनडिफ्रेंशिएटेड क्या होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड से पहले आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब होता है। डिफ्रेंशिएशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं दे अटेन स्पेसिफिक फंक्शन, कि मतलब भाई जितने भी टिश्यूज थे इसके अंदर सेल्स तो बहुत सारे, पर इनको नहीं पता कि मुझे जाके जाइलम बनाना है, फ्लोएम बनाना है, या मुझे क्या बनाना है। सो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को नहीं पता कि मेरा फंक्शन क्या है। तो क्या होता है कि ये जो कैलस होता है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन के बाद वल्ला अब इनको पता है कि इनको क्या काम करना है, तब ये प्लांटलेट वाला स्टेज इनका आ जाता है। बट इससे पहले ना एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि इतना मांस है, इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो ये कैसे ग्रो होंगे प्लांटलेट में। तो हम क्या करते हैं कि प्लांटलेट वाले स्टेज से पहले इस कैलस को रिमूव कर देते हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। व्हाट डू वी डू, इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे जिसके अंदर अगेन वी हैव अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया, और इस न्यूट्रिएंट से अब ये कहाँ जाएगा, इट विल अंडरगो द differentiation and then it will form the plantlet. Once we get the plantlet mean कि जिसके अंदर कम से कम 2 या 3 पत्ते आ गए हों, ठीक है, ये सारा टेस्ट ट्यूब में ही है। और इसके बाद हम इसको टेस्ट ट्यूब से निकाल के डाल देंगे अपने पॉट में जहाँ पे नॉर्मल मिट्टी है। मिट्टी में अब इसको हमने डाल दिया, अब इसको छोड़ दिया, लो भाई अब तुम ग्रो करो, तुमको बड़ा शौक था ना अकेले जाके बाहर रहने का, अब तुम रह के दिखाओ। सो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं सॉइल मीडिया में अंडर द नेचुरल सनलाइट, एंड देन अगर ये ग्रो कर सके तो ये करेगा। एंड वंस इट इज फाइनली रेडी वी ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस नर्सरीज, जहाँ से लोग पौधे खरीदते हैं, हम पौधे खरीदते हैं, या फिर ये खुद ही अलग अलग जगह पे प्लांट करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर. So this is something very important and it is given in your book. That's why I have explained you. So all these things that we have learned today are the things that were supposed to be learned in the asexual reproduction. We are left with sexual reproduction now that I will be uploading by the evening. So please wait for that. We will restrict to this much part so that आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हों। And अगर आपके पास कोई भी डाउट है या फिर कोई भी previous year question है that you feel that ma'am I don't know, please post in the comment section and I will try my level best to explain you that. So that's it for today. Hope you enjoyed watching the video. Hope you found it informational and थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए अगर इससे एग्जाम के लिए, तो आई विल बी रियली वेरी हैप्पी. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.